कितना दे रखा है 2 atm। टोटल प्रेशर कितना दिया है 2 atm। ठीक है, अब कह रहा क्या, और दूसरा डाटा जो दे रखा है वो कह रहा क्या कि इक्विलिब्रियम पे जो पूरा मिक्सचर ऑब्टेन हुआ PCl5 का, PCl3 का और Cl2 का, ठीक है, उसका क्लोरीन का दे रखा है 40% बाई वॉल्यूम दे रखा है। समझ गए, ये इतना डाटा दे रखा है, इसका टोटल प्रेशर, ये सब इक्विलिब्रियम का कहानी है। एट इक्विलिब्रियम P बराबर हो गया 2 atm। ये इतना सारा डाटा दे रखा। तब कह रहा तुमसे क्या कि बताइए Kp इस रिएक्शन का क्या होगा। क्लियर है, तो अगर तुम्हें मालूम हो Kp अगर हमें निकालना होता है किसी भी रिएक्शन का, तो उसका तुम शॉर्टकट तरीका क्या लिखते हो बता दो। Kp बराबर क्या बताए थे, जल्दी से बोलो। इसका मोल ऊपर लिखेंगे, नीचे इसका मोल सीधा लिखेंगे, और इसमें गुना करते थे किससे, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल मोल से, याद है, पे पावर डेल्टा Ng, यही तो बताए थे। अब ध्यान से सुनो क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, सीधा सीधा इनिशियल से में क्या लेना देना है, इक्विलिब्रियम पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये दिया हुआ बाई वॉल्यूम कितना 40%, लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखो तो तुमको लगेगा हमको तो यहाँ इसका मोल चाहिए था इक्विलिब्रियम पे, इसका मोल चाहिए था इक्विलिब्रियम पे, और इसका मोल चाहिए था इक्विलिब्रियम पे। तो हम सोच रहे हैं अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाएं, और अगर हम इसको गौर से देखें तो इस पूरे रिएक्शन का टेम्परेचर तो चेंज कर नहीं रहा भाई, तो कांस्टेंट हो गया, आर चेंज करेगा नहीं। ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर में देखो, प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया इक्विलिब्रियम पे, 2 atm तो आ चुका है इक्विलिब्रियम पे, तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम T हो गया, टोटल टेम्परेचर मतलब टोटल कर रहे हैं सॉरी, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम T हो गया, आर कांस्टेंट ही है। तो क्या यहाँ से तुम ये नहीं कह सकते हो कि वॉल्यूम और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। कितना से पहले सहमत हो ये बता दो, बोलो जल्दी। यस सर। अब अगर हमको वॉल्यूम मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, इसका क्या मीनिंग निकालते हैं हम लोग, यही तो मीनिंग निकालेंगे कि जिस रेशियो में वॉल्यूम है उसी तरीके से हम लोग मोल का भी काम कर सकते हैं। तो ये जो तुमको 40% बाय वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है, वो हम ये भी कह सकते हैं कि 40% बाय मोल बना होगा। तो अब सोचो कि 40% बाय मोल कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर पूरे रिएक्शन का मोल, मतलब पूरे रिएक्शन का मोल मतलब पूरे सब्सटेंस का अगर इक्विलिब्रियम पे 100 मोल बना होगा, तो उसमें से 40 मोल किसका बना होगा, Cl2 का बना होगा। और कोफिशिएंट कहता है कि जितना मोल इसका बनेगा उतना ही मोल इसका भी बनेगा, तो इसका भी 40 मोल बना होगा। अब बताओ कि ये कितना बच गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे टोटल 100 होना चाहिए, तो भाई अगर ये 40 बना, ये 40 बना, तो 80 तो ऐसे ही हो गया है। तो ये PCl5 इक्विलिब्रियम पे कितना मिलेगा तुमको, 20 मिलेगा। तो अब देखो Kp हम धड़ाक से निकाल सकते हैं, शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है कि PCl जो भी प्रोडक्ट है उसका मोल लिख लो, पावर 1 दे दो, फिर मोल लिख लो, पावर 1 दे दो, नीचे रिएक्टेंट का मोल लिख लो, क्लियर हो गया। और गुना करते हैं टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल, देख लो 40 गुना 40 बटा 20 गुना टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे आया इतना, और टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे कितना हो गया 100। तो आगे तो गया आंसर, देख लो 2 से 2 कट गया, 4 चक 16, एक जीरो और कट जाएगा, 16 बटा 10 आ रहा, 1.6 atm। डेल्टा Ng 1 है इसलिए atm पे पावर 1 ही रह जाएगा। 72 का आंसर आना चाहिए 1.6, मतलब सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, देख लो। क्लियर है, जिसको लिखना है इसको लिख ले। करण समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके, बस कुछ नहीं करना। देखो ऐसा मत सोचो ना हर हमेशा, देखो पीवी कोस टू नॉट इक्विलिब्रियम पे हम हर हमेशा लगाएंगे, ठीक है। जो चीज हम जानते हैं हम पूरा एनालिसिस मोल के टर्म में करते हैं। मान लो बाय वॉल्यूम दे रखा है तो हम कोशिश करें उसको बाय मोल में समझने का, तो इक्विलिब्रियम पे पीवी कोस टू नॉट लगा दो और देखो कि इक्विलिब्रियम पे क्या क्या चीज चेंज हो रहा है। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर तो टोटल 2 atm आ गया, वो चेंज थोड़ी होने वाला है। टेम्परेचर तो फिक्स है, मोल और वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि मोल बार बार चेंज हो रहा होगा तो वॉल्यूम उसी अनुसार चेंज होगा।
तो इसके अनुसार हम लोग कर लेंगे। उसके बाद तुम्हारा अगला नंबर सवाल है 75, इसको लिख लो। उसके बाद आगे बढ़ें। सारे लोग 75 नंबर क्वेश्चन देखें। इसको हम मिटा सकते हैं क्या? यस सर। हो गया ना? यस सर। चलो 75 नंबर सवाल में देखो क्या कह रहा है। सारे लोग 75 नंबर सवाल देख लें एक बार, क्योंकि सवाल तो उतना लिख नहीं सकते, डाटा जरूर हम कलेक्ट कर लेंगे पढ़ पढ़ के। 75 नंबर जो सवाल है इक्विलिब्रियम, इसका देखो क्या कह रहा है कि एक इक्विलिब्रियम बनाया गया किसके किसके बीच में। तो ये देखो आयरन का ऑक्साइड है, ये सॉलिड दिया हुआ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहा। एक्चुअली ये एक तरह से देखोगे तो कौन सा रिएक्शन तुमको नजर आएगा, तो कहोगे रेडॉक्स रिएक्शन है ना। ये क्या है? ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ देखो ऑक्सीजन हट गया, आयरन का रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। खैर उससे हमें भी कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है क्या कि इस रिएक्शन का जो केसी है ना वो 8 दिया हुआ, रिएक्शन का केसी कितना 8 दिया हुआ। और अगर तुम गौर से देखो तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी तुम्हें कितना नजर आ रहा है? 0 आ रहा होगा, देख लो। क्योंकि ये सॉलिड है, ये गैस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वापस सॉलिड है और ये गैस है। H2O जो बना है वो वेपर फेज में बना हुआ गैस में, तो 3 मोल यहाँ भी है, 3 मोल यहाँ भी है, इसका तुमको लेना नहीं है, तो बचा डेल्टा एनजी 0। अब इसमें क्या करना तुमको, टेम्परेचर भी दिया हुआ 720। कह रहा क्या कि बताइए कितना परसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्ट नहीं किया है इक्विलिब्रियम आने पे। तो देखो तुम बेसिक से अगर चलोगे तो t=0 पे कुछ तो लिया होगा ना भाई। रिएक्शन जब हो रहा है तो इसका भी कुछ लिया होगा, इसका भी कुछ लिया होगा, इसका भी, और इसका कुछ बना होगा रिएक्शन के बाद। तो हम कहते हैं कि इसका मान लो, तुम जो मन करे वो मान लो। तुम क्योंकि जो मानोगे इसका तो तुम इक्विलिब्रियम में शामिल करोगे ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ए भी मान ले तो काम हो जाएगा। तुम इसका 3 4 कुछ भी न्यूमेरिकल भी मान सकते हो। खैर हम ए बी में ही मान के करते हैं। ठीक है, अगर इसका ए मान लिया, इसका कितना मान लेते हैं? बी। तो बताओ रिएक्शन जब हुआ ही नहीं तो आयरन भी नहीं बना होगा, ऑक्सीजन भी नहीं बना होगा। समझ गए क्या? अब हम मानते हैं कि इक्विलिब्रियम हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम आया होगा तो ये कुछ घटा होगा, मान लो A-X घटा। ऐसे देखो इसको शॉर्टकट भी बनाया जा सकता है, ये सब ए भी नहीं मान के, लेकिन उसमें हो सकता है तुमको थोड़ा सा डाउट हो कि ये कैसे होता है, इसलिए बेसिक जो क्लास में किया ना उसी के अनुसार करने की कोशिश करते हैं। तो A-X हो गया, ये देखो B माइनस कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा क्या? बोलो, जितना रहता था उतना घटा देते थे, याद है ना। इसका भी कुछ बना होगा, 3x बना होगा, ये x बना होगा, x बनेगा क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो x बनेगा। इसका बता दो कितना बना दो, H2O गैस का कितना बना दें? 3x बन जाएगा, जितना कोफिशिएंट उतना बन जाएगा। अब अगर तुम गौर से सोचो कि अगर हम इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखें तो क्या केसी का एक्सप्रेशन लिखना आसान से बताया गया था क्या? प्रोडक्ट साइज जो भी गैसेस सब्सटेंस होगा उसका मोल लिखो, वॉल्यूम वॉल्यूम का लफड़ा मत लगाना, मोल लिख लिया पे पावर उसका कोफिशिएंट दे दो। ठीक है, नीचे फिर क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड जो है उसका मोल लिख लेते हैं, पे पावर उसका कोफिशिएंट चढ़ा देते हैं। और इस पूरे में तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता था, किससे? 1/v पे पावर किससे? डेल्टा एनजी से। और डेल्टा एनजी चूंकि 0 है तो 1/v कहानी खत्म, मतलब v का कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ पे और दिया हुआ भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। केसी का वैल्यू कितना दिया है? 8। तो ये देख लो हो गया 3x बटा b माइनस 3x पे पावर 3 कर दूं क्या? और इसको अगर तुम सॉल्व कर दोगे तो ये 2 पे पावर 3 हो जाएगा, और ये 3x बटा b माइनस 3x पे पावर कितना? 3। बोलो जल्दी। अब यहां से अगर तुम देखो तो ये एक्चुअली में कितना आ गया मालूम है? 2 बराबर 3x बटा b माइनस 3x। तो क्या हम यहां से b निकाल सकते हैं क्या x के टर्म में? ये हो जाएगा 2b माइनस 6x।
बराबर हो जाएगा 3x, तो उधर जाके हो जाएगा 9x, तो b बराबर आ गया 9x बटा 2, 9x/2। अब देखो इसी को कोई अगर यहाँ पे 3 मान लेता, 1 मान लेता, तो 1 मानते तो सीधा सीधा तुमको क्या मिल जाता, x का वैल्यू मिल जाता। समझ रहे हो कि नहीं, सीधा सीधा x मिल जाता, और x मिल जाता तो इसको तुम अगर 1 लिए रहते तो पता चलता रे भाई पहले 1 लिए, अब 1 में से इतना x घट गया तो बचा हुआ मिल जाता, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते। कोई कहता नहीं हमको उतना दिमाग नहीं काम करता कि ये 1 अपने मन से कैसे ले ले, तो अननोन तो ले ही सकते हो, अननोन लेने में तो कोई कष्ट नहीं है, इसलिए हम भी ले लिए थे, कोई कष्ट नहीं होगा, थोड़ा सा देखने में बस फर्क लगेगा कि 2 अननोन आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना देख लो b का वैल्यू आया, इसका क्या मतलब हुआ, ये इससे ये पता चल गया कि हाइड्रोजन शुरू में लिया कितना गया था, तो 9x/2 लिया गया होगा, 9x/2 मोल लिया गया होगा। अब ध्यान से सुनो, हमसे कह रहा था ये बताओ कितना परसेंट बचा, तो पहले ये तो निकालना है कितना बचा है, तो देखो पहले तुम लिए थे कितना 9x/2, तुम कह रहे हो कि इक्विलिब्रियम जब आएगा तो उसमें से 3x घट जाएगा, तो तुम खुद बता दो एट इक्विलिब्रियम H2 बचा कितना, क्या ये हम निकाल सकते हैं। हमारे पास था 9x/2, इसमें से घट गया है 3x, इक्विलिब्रियम आने तक ये 3x घट गया, तो इक्विलिब्रियम पे आखिर ये कितना अभी बच गया है, 3x/2। 3x/2 इक्विलिब्रियम पे बच गया है। तो इसी चीज को तुमसे कह रहा नहीं हमको ये मत बताओ कितना बचा है, हमको बताओ परसेंटेज में कितना बचा है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 में बताना है। तो बताओ ये जो 3x/2 बचा है वो कितने में बचा है, जब तुम 9x/2 मोल से शुरू कर रहे थे, तो क्या हम ऐसे यूनिटरी नहीं लगा सकते हैं कि जब 9x/2 लेते हैं तो उसमें से घट के 3x/2 बचता है, तो हम कहते हैं अरे एक ही लेता अगर, तो हाइड्रोजन अगर तुम एक ही मोल लेते तो, यहां दिख रहा है क्या, मैं चेक कर लूं क्या, शायद दिख रहा है ना। अगर हम यहां से कहते एक ही मोल लेते तो तुम यही तो आंसर करते कि अगर आप एक ही मोल हाइड्रोजन लेते ना तो इक्विलिब्रियम पे इसका इतना बच जाता, देखो तो सही लिखेंगे क्या? तो हम कह रहे हैं 100 ले लिए, तो 100 इसी में गुना कर दो, तो 100 अगर इसमें ले दो x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से ये 9 कट जाएगा, तो ये आ रहा है 100/3, तो ये लगभग 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 में आंसर दिया हुआ 33.33। तो ऑलमोस्ट आंसर कितना मिल रहा है, 34% लिखा है, तो 34% रिएक्ट किया है या बचा है, 34% ये बचा हुआ निकाले हैं या रिएक्ट किया हुआ निकला है, बचा हुआ निकला। अगर मान लो यही सवाल पूछ देता कि कितना परसेंट रिएक्ट कर गया तो भी तो आंसर आ जाता ना। यस सर। समझ गए। सुनाई दे रहा सबको? यस सर। चलो लिखो। आर्यन माइक बंद करो। इसको पहले लिख लो जल्दी से। क्या? यस सर हो गया, मिटा दीजिए। जता आप क्लास ले रहे हैं। हाँ चलिए इसको हम मिटा दें। अगला नंबर सवाल कितना नंबर है, 83 का है। हम सोचे ना कि ये टाइम में सबको पढ़ने का मूड रहेगा, बीच अब दोपहर में शुरू करते पता नहीं कोई सोया हुआ रहता है कोई कुछ रहता है, इसलिए सोचे कि आज तो संडे है
तो किसी भी टाइम करते हैं, लेकिन सोचिए ये आइडियल टाइम। क्या बोले? तब पर भी तो 4 ही है। अरे तो ये तो बोला हुआ ही था, इसमें आश्चर्य का कौन सा बात है? तो बोल ही दिए थे एग्जाम के लिए, जरूरी नहीं है। तो अब दोपहर में भी स्टार्ट करते तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हमको मन किया रात में ही पढ़ाएं तुम लोग। फिर आपको 12 क्वेश्चन बजे से नंबर पढ़ाते ना बोलो। और मजा आता। हाँ, रात भर यही करेंगे और कोई काम धाम है? 83 नंबर भेजे थे ना, 83 नंबर है, ठीक है। अच्छा, इसमें तुम लोग कहाँ गलती किए हो भाई? इसमें तो बहुत आसान सवाल है, तुम लोग गलती किए कहाँ? तुमको आश्चर्य होगा, हम बताते हैं कहाँ किए। द वेपर प्रेशर आपका तो ऑफ मरकरी इज इतना mmHg एट इतना केसी फॉर द रिएक्शन। तुम लोग भी माथा पीटेगा, सोचेगी ये सवाल काहे नहीं बना, बनना चाहिए था। H2O लिक्विड है, ये H2 ये सॉरी Hg लिक्विड है, ये Hg गैस में गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो कहता है वेपर प्रेशर। अब भाई वेपर प्रेशर मतलब क्या हुआ? मतलब वेपर का प्रेशर मतलब गैस का प्रेशर यहाँ लेंगे। अब चूंकि एक ही गैस है इक्विलिब्रियम पे, तो जो भी प्रेशर होगा सिर्फ Hg गैस का होगा। तो तुमसे पूछा है इसका केसी, क्या पूछा है? केसी। तो केसी निकालने से पहले हम लोग केपी निकाल सकते हैं क्या? जब प्रेशर मालूम होगा तो केपी निकालना बड़ा आसान है इसका सीधा सीधा क्या ले लेंगे? इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ Hg पे पावर 1 हो गया, केपी यहाँ खत्म। क्योंकि ये तो लिक्विड है, एक्सप्रेशन में आएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, क्योंकि इसका कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में शामिल हो जाता है। अब जैसे ही ये आया तो तुमको प्रेशर मालूम है इक्विलिब्रियम पे इसके द्वारा कितना दिया हुआ, ठीक है। इसका प्रेशर कितना दिया हुआ? 0.002 mmHg हो गया केपी। अगर केपी होता ना, पूछता ना, तो इतना ही आंसर आता। लेकिन दिक्कत क्या हो गया? नहीं, केपी पूछा नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर तुमको 27 डिग्री दिया। अगर केपी नहीं पूछा है, केसी पूछा है, तो हम केपी और केसी में रिलेशन तो पढ़े ही है। बोलो जल्दी, ये हो जाएगा केपी और केसी आरटी पे पावर डेल्टा एनजी, क्लियर है? यस सर। तो अगर केसी निकालें तो केपी अपॉन आरटी पे पावर डेल्टा एनजी, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब बताओ केपी बराबर कितना हो जाएगा? केपी का वैल्यू देखो लिखा हुआ 0.002 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू जानते हो कि नहीं जानते हो? 0.0821 गुना टी का वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ, और पावर 1 है तो सब पे पावर 1 ही रह जाएगा। अगर इतना सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? पहले ये बता दो, इसमें क्या दिक्कत है? आंसर तो आ जाना चाहिए मेरे समझ से। इसको सॉल्व किए हो क्या? इसको सॉल्व करोगे तो मेरी समझ से आंसर आएगा 8.12 गुना 10 पे पावर -5। लेकिन शायद ये आंसर दिया हुआ नहीं होगा, ठीक है। तुम चेक करो इसको, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो ये 8.14 ये 12 गुना 10 पे पावर -5 आएगा। आंसर हमारा यही आ रहा, देखो तो। लेकिन ये आंसर एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर सवाल है। आंसर मैच करके कोई बताओ कितना है? आंसर नहीं है सर ये। नहीं है। अब सोचो गलती कहाँ हो रहा है इसमें? हमको तो कहीं गलत नजर नहीं आ रहा, तुम लोग पकड़ के बताओ अगर कहीं तुमको लग रहा हो मिस्टेक हो रहा तो। आंसर तो गलत है, इतना हमको समझ आ रहा, लेकिन हमको गलती समझ नहीं आ रहा कहाँ हुआ। हाँ सर यूनिट किसका? सर केपी का सर वहाँ उसको पे 7 से डिवाइड करेंगे। हाँ क्या बोले? सर वो 0.02 जो लिखे हैं ना mmHg का, उसको हाँ। उसको रखेंगे ना? का ऐसा यूनिट का रखूंगा? ऐसा यूनिट का क्या लफड़ा है? ऐसा यूनिट का क्या लफड़ा है? ऐसा थोड़ी बताए ऐसा यूनिट में रखना है। और उसके एटीएम में लोचा कहाँ? लोचा बता। हाँ लोचा कहाँ हुआ मालूम है? लोचा कहाँ हुआ ध्यान से सुनो। आर का वैल्यू तुम कितना रख दिए? 0.0821, और इसका आर का वैल्यू इतना कब होता है? जब यूनिट क्या होता है? एटीएम लीटर यस सर। पर मोल पर केल्विन। यही गलती हो गया हम लोग से। ये देखो mmHg में है, क्लियर है। और केसी का यूनिट जब भी आएगा इसका तो मोल पर लीटर आएगा भाई, मोल पर लीटर आएगा। कंसंट्रेशन का टर्म होना चाहिए, प्रेशर का टर्म कैसे होगा? देखो अगर तुम इसको mmHg में रखते हो, इसका यूनिट आएगा एटीएम लीटर पर मोल, तो एटीएम से mmHg कैसे कटेगा? समझ में बात आया क्या? तो तुम्हारा दो काम है कि या तो इसको एटीएम से mmHg में चेंज करो,
या एमएमएचजी वाले को एटीएम में चेंज करो तभी आंसर आएगा, वरना गलत आएगा। समझ आया क्या बात? इसीलिए तो बोले थे ना कि जब तुम आर का ये वाला वैल्यू याद रखते हो तो ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी एक्सप्रेशन में उसमें प्रेशर रखना तो प्रेशर तुमको एटीएम में ही रखना होगा। याद करो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जब सीखते हैं हम लोग तो हम आर का बार बार अलग अलग वैल्यू नहीं बोलते हैं तुमको देने, हम क्या बोलते हैं आर का एक ही वैल्यू याद रखो, लेकिन उस समय प्रेशर को चेंज करके रखना होगा। एटीएम में नहीं है तो वॉल्यूम को चेंज करके रखा करो, अगर लीटर में नहीं है तो ये फिक्स होता है आपको। इसमें जब आर का वैल्यू आप इतना यूज कर देते हैं तो वॉल्यूम आपको इस एक्सप्रेशन में लीटर में ही डालना पड़ेगा और प्रेशर को एटीएम में ही डालना पड़ेगा। तो हम जब आर का वैल्यू यहाँ यूज कर चुके हैं तो केपी तो एक्चुअली प्रेशर का यूनिट में आ रहा था, प्रेशर हर हमेशा किस में होना चाहिए था, एमएमएचजी में। तो इसीलिए इसमें एक मिस्टेक चल रहा था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। ये कितना करना पड़ेगा, 760 से इसको डिवाइड करना हो तब ये एटीएम में आ जाएगा। अब जब कटेगा तब मोल पर लीटर आएगा। अब इसको तुम सोल्व करोगे तो इसका आंसर इतना आ जाएगा 1.068 10⁻⁷। समझ गए क्या, मोल पर लीटर। तो इसमें बहुत कुछ था नहीं एक्चुअली, तुम लोग बस यही गलती कर रहे होगे इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा होगा। क्लियर ये बात? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 के बाद 93 बोले हो ना शायद, 93। चलिए इसको मिटाऊं क्या? बोलो ये हो गया ना? हो गया सर। हाँ 93 में देखो ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ कैसे डील करेंगे, इसको बनाना बोर्ड पे तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है और 4 ऑप्शन बनाएंगे हम का लिए भाई, सबके पास बुक है। मिटा दे रहा हूं इसको। ये क्लास तुम इसीलिए लगाए थे ना कि भाई जिसको डाउट है, तुम लोग कह रहे हो कि डाउट के लिए लगाए नहीं थे क्योंकि सबके लिए डाउट था नहीं। हमको तो क्लास से ज्यादा अच्छा यही सिस्टम लग रहा है ना। बाकी लोग कुछ कुछ क्लास में बोर भी हो जाते हैं सवाल बनाते बनाते। जिनको पूछना है उसके लिए पार्ट टाइम यहाँ पे दे देते हैं। क्या कहते हो तुम लोग का भी टाइम सेव हो जाएगा। यस सर। क्या बोले सर ये ठीक रहेगा, जब भी हम लोग को डाउट होगा यहीं बता दीजिएगा। हाँ वही तो, सप्ताह में 2 दिन लग देंगे क्लास। हाँ हम तीनों आ जाएंगे किसी भी दिन आने का तो कोई भी आ सकता है, जो बनाएगा वो बनाता ही नहीं है सब कबूतर। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। ये तो ग्राफ है, थोड़ा समझने वाला, कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते यहाँ पे। कैलकुलेशन कर सकते हो एक्चुअली लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कैलकुलेशन करके ये प्रिडिक्ट करना ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको हम सोच सकते हैं कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, कह रहा है क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन हुआ और ये बनाया तुम्हारा क्या मालूम है, 2NH3 गैस बनाया। कह रहा क्या कि इक्विलिब्रियम, एक्चुअली ये क्या लीच एटर्नियल्स प्रिंसिपल से रिलेटेड है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रहता है फिर उसको डिस्टर्ब करते हैं। कहता है ये दोनों रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। इनिशियली कहां से शुरू हुआ था किसी को नहीं मालूम है, इनिशियली कहां से शुरू हुआ नहीं मालूम, लेकिन इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 0.05 दिया है, हाइड्रोजन का 0.3 दिया हुआ, इसका 0.2m दिया हुआ, ये इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ। अब जब भी एक हैबिट बना लो इक्विलिब्रियम में, जब भी तुमको किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन मालूम हो ना तो फटाक से उसका क्या कर लेंगे, केसी निकाल लेंगे। अगर पार्शियल प्रेशर मालूम होता तो केपी निकाल लेते। तो हमको थोड़ा इसका केसी निकाल के बताना कितना आ रहा, थोड़ा सा हम आइडिया लेना चाहते हैं इसका केसी क्या है, ज्यादा आ रहा कम आ रहा कुछ ऐसा, तभी हम उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि रिएक्शन कितना फॉरवर्ड मूव करेगा, कितना एक्सटेंट में बैकवर्ड जाएगा। ये मेरे समझ से कुछ ऐसा केसी लिखें क्या, इसको थोड़ा सॉल्व करके हमें बताओगे कोई? इसको थोड़ा सॉल्व करो और हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दो क्या आ रहा है।
तब तक हम इधर कुछ सोचते हैं। ऐसा क्लास में हम लोग सवाल किए हैं एक दो न्यूमेरिकल कि जब कोई इफेक्ट लगा दे इक्विलिब्रियम पे तो फिर कैसे सवाल को सॉल्व करना है। केसी थ्योरम को पहले इसका निकाल के बता दो। सर 29.62। 29.62 आ रहा है। यस सर। देख लो बाकी लोग तो ऊपर से 0.2 ही है ना? हाँ जी 0.2 ही है। अमोनिया 0.2 एम दिया हुआ, हाइड्रोजन 0.3 है, ठीक है 0.05 0.2 का स्क्वायर करना है 0.05 पावर 1 गुना 0.3 पे पावर 3। करंट कितना है? इतना ही आ रहा है 29.62। सही है ना? सर चलो सही है। कोई बात नहीं, चेक हो गया ना। अच्छा एक Yes, चीज sir. देखो, एक चीज हम लोग क्लास में ये पढ़े हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता था ना, हम लोग 10 पे पावर -3 और 10 पे पावर 3 के कंपैरिजन में लिखते थे। अगर हम इसको 10 पे पावर में ले जाना चाहें तो कितना लिख सकते बता दो। इसको 10 के पावर में लिखें तो कितना लिखा जा सकता है? इसको इधर ले आए क्या? 0 पॉइंट, देखो 10 पे पावर -3 में लिखाएगा तो कितना आएगा ये बता दो। मान लो हम 10 पे पावर -3 यहां लिख दिए तो यहाँ पे कितना लिखेंगे जल्दी बताओ। 0.29 into 0.0296 ना, नहीं समझे बात को। देखो ऐसे करते हैं, 29.62 है, हम इसको 10 पे पावर -3 से गुना कर दे, चूंकि हमको ये फैक्टर चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए अगर 10 पे पावर -3 से गुना किए हो तो 10 पे पावर -3 से भागा भी देना चाहिए इसको। यस सर। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो समझ रहे हैं इसको सर। अगर हम अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 2 पॉइंट, अगर मान लो 1 पॉइंट इधर खिसका देते हैं, ठीक है, या ऐसे लिखें अगर 2.962 गुना कितना कर देंगे इसको बताओ। अगर 1 पॉइंट इधर लिए तो 10 पे पावर माइनस कितना हो जाएगा, कितना करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा ऐसे लिख लेते हैं ना। बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं हम लोग। 1 पॉइंट जब इधर ले तो 10 पे पावर कितना कर दो जल्दी बताओ, -1। यस सर -1। यस सर -1। पक्का? अगर हम इसको 10 पे पावर -3 से कंपेयर करें, याद है ऐसा 10 पे पावर -3 से अगर छोटा होता है के सी तो हम लोग उसको क्या बोलते थे कि बहुत छोटा है। यस सर। तो ये वैल्यू 10 पे पावर -3 से और 10 पे पावर -3 से ज्यादा होता था, तब हम बोलते थे कि बहुत ज्यादा है कि नहीं? यस सर। ऐसा वाला याद है ना, 10 पे पावर 3 से जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता था तब हम उसको बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है, और 10 पे सही पावर है। -3 से बहुत कम होता था तो उसको बहुत कम मानते थे। इस समय कहते थे क्या कि रिएक्शन जो है ना इक्विलिब्रियम वो मूव भी नहीं करेगा जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन का, इस डायरेक्शन का केसी निकालते हैं और ये इतना आता है तो हम ये तो कह ही सकते हैं ना भाई कि 10 पे पावर 3 के रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है। सीधा सीधा ऐसे ही देख लें तो, इतना पावर ओवर ना कंपेयर करें तो। जल्दी बता दो। फॉरवर्ड रिएक्शन Yes, sir. के लिए हम लोग केसी निकालें और केसी का वैल्यू इतना आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि 10 पे पावर 3 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है वैल्यू, ठीक है।
तो अगर ये बहुत छोटा हुआ तो मतलब इस रिएक्शन का जो अभी डायरेक्शन है, जिस कंडीशन में ये हो रहा होगा हमें नहीं पता, तुम क्या कहोगे? ये रिएक्शन फॉरवर्ड तरफ ज्यादा जाना चाह रहा होगा क्या, कि बहुत कम गया होगा फॉरवर्ड साइड? इसका जाने की टेंडेंसी क्या है? बहुत कम हो रहा होगा, मतलब इन दोनों बीच में रिएक्शन बहुत कम हो रहा होगा। बोलो जल्दी। यस सर। तो इसीलिए मोर एप्रोप्रिएटली लिखा है कि इसमें ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर क्या है। तो हम केसी पहले निकालें, ठीक है, और इसी के वैल्यूज हम लोग जज करेंगे रिएक्शन का नेचर क्या। आप ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम पे ऐसा था, अचानक से बोला क्या कि N2 को बढ़ा दिए, तो देखो 0.05 था, बढ़ा के कितना कर दिया? 0.15। 0.3 है ये, 0.12। सोचो कि जिस समय N2 को बढ़ाया गया होगा तो ये जो इक्विलिब्रियम था वो तो डिस्टर्ब हो गया होगा। क्लियर? और जब ये डिस्टर्ब हो गया होगा तो रिएक्शन फिर वापस इक्विलिब्रियम पे आने के लिए बढ़े हुए N2 के मोल को घटाना चाहा होगा, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड तरफ थोड़ा सा मूव किया होगा। बोलो जल्दी। और बढ़ाए भी तुम कितना सो मालूम है तुमको? बढ़ाए मात्र कितने से? 0.1 से बढ़ाए हो। कितने से बढ़ाए हो? 0.1 से बढ़ाए हो। किसी नहीं भी निकालेगा तो कोई यहां से भी प्रिडिक्ट कर सकता है। कोई बढ़ाया है 0.1 से, तो वो 0.1 को ही ना कंपनसेट करने की ये कोशिश करेगा। तो जब 0.1 को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा तो ये फॉरवर्ड में बहुत ज्यादा जाना चाहेगा, ये थोड़ा बहुत भी जाएगा तो थोड़ा बहुत कंपनसेट हो जाएगा। 100% कंपनसेशन वो जरूरी भी नहीं होता, ठीक है। तो ये 0.1 ऐसे ही कम जोड़े थे, तो थोड़ा सा ही जुड़ा था, तो उसको थोड़ा सा ही कम करने के व्यू से रिएक्शन आगे बढ़ेगा, और 100% कंपनसेशन भी नहीं करना होता। तो यहां से ही हमें आइडिया लग रहा है कि नाइट्रोजन जो होगा वो थोड़ा सा क्या हुआ होगा? घटा होगा। 0.15 से थोड़ा सा नीचे आया होगा। तो जब यही थोड़ा सा घटेगा तो H2 भी 0.3 जो पहले इक्विलिब्रियम में था उससे थोड़ा सा ही कम रहा होगा नया इक्विलिब्रियम पे, और अमोनिया भी थोड़ा सा ही बढ़ा होगा। जब रिएक्शन का एक्सटेंट ही कम हुआ है तो सारा प्रोडक्ट भी थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा होगा और रिएक्टेंट भी थोड़ा थोड़ा ही घटा होगा। इस बात से सहमत हो क्या? पहले ये बता दो। यस सर। तो पहला ग्राफ अगर तुम गौर से देखो, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा देख लो, सीख लो कैसे करते हैं। अगर मान लो हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, बुक तो सबके पास है ही वैसे। यहाँ पे देखो, अगर हम पहले ग्राफ की बात करते हैं, अगर देखो यहाँ पे, तो ये वाला ग्राफ दिया हुआ नाइट्रोजन का, क्लियर है? ऐसे गया, ऐसे देखो, पहले ये यहाँ पे दिखाया, मतलब ये ऑब्वियस है 0.1 ऊपर है, तो ये 0.05 उससे नीचे रहा होगा, तो ये 0.05 देखो यहाँ इक्विलिब्रियम, ये जो लाइन है ना वो नया इक्विलिब्रियम, ये पुराना इक्विलिब्रियम का है। देखो इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। अब देखो नया जब इक्विलिब्रियम आया है तो अगला डॉटेड लाइन पे नया इक्विलिब्रियम आया। इससे पहले ये बीच वाला सिचुएशन है जहां पे वो रीएस्टेब्लिश्ड खुद को कर रहा होगा। तो नाइट्रोजन को ध्यान से देखो तो इसमें क्या किया? 0.1 से अचानक पहले बढ़ा है, तो देखो 0.15 यहाँ पे कुछ गया होगा, ठीक है, और वो सब तो उतना ही रहा होगा। तो बीच वाला सिचुएशन देखो यही है, ये वाला 0.15 से ये बढ़ के इतना हो गया, बाकी सब अभी उतना ही रहा होगा। जब नया इक्विलिब्रियम आया होगा तो फिर से ये रीएस्टेब्लिश्ड हुआ। देखो वहां के बाद से क्या हुआ? ये 0.15 पहुंच के फिर से ये घटेगा, क्योंकि रिएक्शन तो फॉरवर्ड तरफ जाएगा, तो ये थोड़ा सा घटना चाहिए था। कितना घटना चाहिए था? थोड़ा सा ही घटना चाहिए था। जिस ग्राफ में ये कम घटा होगा वो हमारे लिए ज्यादा सही है। तो तुम सारे ग्राफ को देखो, खैर सी तो ऐसे ही काट देना चाहिए तुम्हें, सी तो ऐसे ही काट देना चाहिए तुम्हें, क्योंकि देखो N2 को घटा ही नहीं रहा, थोड़ा सा भी नहीं घटा रहा, और नया इक्विलिब्रियम पे भी उतना ही रहेगा 0.15। अरे भाई थोड़ा सा तो घटेगा ना, रिएक्शन में फॉरवर्ड में गया तो एग्जैक्टली बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो ऐसे ही कट गया, बचा ए, बी और सी। तो सी और बी में देखो दोनों में N2 बहुत तेजी से घट रहा है। N2 क्या है? बहुत तेजी से घट रहा है, तो ये दोनों ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। और ये वाला ज्यादा सही ग्राफ है कि N2 भी थोड़ा सा घटा है, अमोनिया थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और H2 वापस थोड़ा सा घटता हुआ दिख रहा है। समझ रहे हो क्या? क्लियर है? यस सर। यस सर। और ओवरऑल हाइड्रोजन का देखो, इनिशियल जब ज्यादा था इसमें थोड़ा ऐसे ही घटा हुआ,
जाएगा कि 2.3 2.0.2 से भी कम हो जाए, जो करके दिखाया कि अमोनिया का ज्यादा, अरे उतना एक्सटेंड में हो ही नहीं रहा भाई रिएक्शन। ठीक है, तो ये हम इक्विलिब्रियम का ग्राफ भी समझाए थे एक बार, 6-7 ग्राफ बनाए कि कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती। अगर बहुत तेजी से रिएक्शन हुआ तो रिएक्टेंट बहुत कम जाएगा, प्रोडक्ट अचानक से बहुत बढ़ जाए उसके रिस्पेक्ट में। अगर एक्सटेंट ही कम हुआ तो रिएक्टेंट भी कम ही घटेगा, प्रोडक्ट भी कम ही बनेगा। तो इस तरीके से ये रिलेटेड था। 93 वाला क्वेश्चन देख लो, ये क्लियर हो गया? हेलो, यस सर, क्लियर है। इसको मिटा दो ना। यस सर। अब देखो इधर 96, इधर तो सब थोड़ा आसान वाला सवाल होगा, इधर सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। 96 में क्या कह रहा तुमको? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये सब लीच रेडियस प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, बस डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना है। कहता कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच केसेस is the product formation favored by decreased pressure। देखो 3-4 रिएक्शन दिया हुआ, कहता प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना। प्रोडक्ट फॉर्मेशन का सीधा सा मतलब है कि रिएक्शन तुमको किस तरफ ले जाना, बता दो जल्दी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को शिफ्ट करना, मतलब वैसा कंडीशन लगाना इसके ऊपर जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड तरफ जाए। ठीक है, तो फॉरवर्ड तरफ किस किस में जा सकता है? ठीक है, तो देखते हैं। लेकिन इफेक्ट क्या लगाया बताओ? इफेक्ट का रहा प्रेशर को घटाया गया। हम क्या बोले थे कि जब पूरे रिएक्शन के प्रेशर को घटा देगा तो उस समय पूरे रिएक्शन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर घटाने का मतलब ये पूरे रिएक्शन कंटेनर का वॉल्यूम चेंज किया गया होगा। ठीक है, और तुमको इससे एक थोड़ा सा हम क्लू बताए थे कि तुम ऐसे इसको ट्रीट करना कि मतलब पूरे वॉल्यूम जो रिएक्शन कंटेनर का है कि पूरे रिएक्शन का अगर वॉल्यूम बढ़ गया मतलब उस समय पूरा रिएक्शन उस तरफ जाना चाहेगा जिस तरफ जाने से पूरे रिएक्शन का मोल क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। पूरे रिएक्शन का मोल क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो अब इसमें देख लो कि कौन कौन ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट साइड जाने पे मोल बढ़ रहा है। क्योंकि रिएक्शन तो हमें प्रोडक्ट में ही ले जाना है, तो हम लोग यही देख लेते हैं। देखो पहला में क्या है, 1 मोल CO2 है, 2 मोल CO2 गैस, CO गैस है, तो एक CS सॉलिड है, इसका लेंगे नहीं। तो पहले रिएक्टेंट 1 मोल था, इसमें 2 मोल है, तो हमारा रिएक्शन भी तो उसी तरफ जा रहा है ना जिस तरफ मोल बढ़ रहा है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाने पे मोल बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मोल बनाएगा, प्रोडक्ट का मोल बनाएगा। तो इसलिए पहला तो आंसर हमारा होना ही चाहिए। क्लियर है? दूसरे वाले में देखो फॉरवर्ड साइड जाने से मोल घट गया, ये नहीं होगा। तीसरे में दोनों मोल बराबर हैं, ये भी नहीं होगा। चौथे में देखो 2 मोल है, 2 मोल है, 1 मोल है, तो ये होगा। मतलब पहला और चौथा। तो मिला जुला का आंसर डी आना चाहिए। 1 और 4 दिया हुआ, बोल दो जल्दी। यस सर। 96 के बाद 101 का आया है फरमान। हाँ, अब इसमें देखो क्या है लोचा, तुम लोग को कहाँ दिक्कत हुआ होगा। अभी ये सवाल तुम लोग देखें और अब हम लोग देखते हैं 101। 101 में तुम लोग का आंसर क्या रहा, कोई हमें बताएगा? 101 में तुम लोग का आंसर क्या रहा होगा? डेल्टा एन जी उसका 0 है। हाँ, डेल्टा एन जी 0 है, बिल्कुल सही पकड़े हो तुम। तो इससे क्या होना चाहिए था? बता बता बता। ये सवाल अक्सर लोगों से गलती होता है, क्योंकि जो बताया जाता है उसको अलग तरीके से दिमाग में बैठा लेते हैं लोग, और वो गलत होता है। देखो हम अभी तुमको सिखा रहे थे, और देखो जो चीज यहाँ कर रहा पहले वही लगाते हैं। तो कहता क्या, रिएक्शन का प्रेशर क्या कर दिए, बढ़ा दिए। समझ रहे हो क्या पूछा? रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा दिए। और रिएक्शन का प्रेशर कैसे बढ़ाया मालूम है? वॉल्यूम को घटा के बढ़ाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिएक्शन का प्रेशर तुम बढ़ाए हो तो अभी से वॉल्यूम घटाया ही गया होगा। ये नहीं भी बोलता था, हम यही मीनिंग समझते। समझ रहे हो क्या? क्योंकि जब तक मोल के बारे में बोले नहीं तो हम हमेशा यही अंडरस्टूड करेंगे
कि प्रेशर घटाने का मतलब ही है कि हम लोग क्या किए, वॉल्यूम को ही घटा के प्रेशर को घटाएं, मोल को घटा के प्रेशर को नहीं घटाएं। ठीक है, तो हम लोग हमेशा यही मतलब निकालते हैं। तो ये बोल भी दिया। खैर, कहता व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO एंड CO2। अब दो बातें यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहला सवाल हमारा यही है, अगर हमसे ये सवाल पूछता कि जब प्रेशर को बढ़ाए हैं वॉल्यूम को घटाते हुए, तो बताइए रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, या कोई कह सकता था कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो हमारा आंसर क्या होता, हम क्या कहते हैं कि जब तुम प्रेशर बढ़ा देते हो इसका मतलब वॉल्यूम घटा देते हो। तो जब वॉल्यूम घटा दिए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को वापस लाने के लिए, ठीक है, उस तरफ जाने लगता है जिस तरफ जाने से पूरे रिएक्शन का मोल क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखो तुम, इधर भी 2 मोल है, इधर भी 2 मोल है, तो रिएक्शन का मोल तो चेंज ही नहीं हो रहा, कहीं भी जाएगा तो कांस्टेंट ही रहना है इसको, जितना मोल पहले होगा उतना मोल इक्विलिब्रियम पे आएगा। समझ में बात आ रहा क्या? तो इक्विलिब्रियम पे मोल ये बढ़ाना चाह रहा है, ये सॉरी घटाना चाह रहा, लेकिन घट ही नहीं सकता, हर हमेशा बराबर आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा कि यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। मेरा बात समझ में आया क्या? यस सर। ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो अब सवाल आता है कि इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए। कहता CO और CO2 दोनों डिक्रीज हो जाना चाहिए, CO का कंसंट्रेशन और CO2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि ना तो CO का डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन, ना तो CO2 का चेंज होगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो क्या लग रहा है, ये आंसर सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यही लोग ज्यादातर आंसर करते हैं, ठीक है, कि CO और CO2 कहेगा चेंज ही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? तो मोल तो कांस्टेंट है, तो रिएक्शन इधर, अरे मोल कांस्टेंट है तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। जितना इक्विलिब्रियम पे इसका मोल होगा उतना ही इसका मोल हो जाएगा, उतना ही इसका मोल हो जाएगा, उतना ही इसका मोल होगा। क्योंकि मोल तो तब चेंज होता है ना जब रिएक्शन प्रोडक्ट साइड जाएगा या रिएक्टेंट से इधर आएगा, तब किसी ना किसी में रिएक्शन होगा, कोई ना कोई बन जाएगा। तो हम ये जरूर कहेंगे कि हर एक सब्सटेंस का जितना मोल पहले रहा होगा उतना ही मोल नया इक्विलिब्रियम पे भी रहा होगा। लेकिन तुमसे पूछा क्या है, मोल पूछा या कंसंट्रेशन पूछा है? जल्दी बताओ। हेलो, यस सर। तुमसे क्या पूछा, मोल पूछा है CO का या CO2 का, या कंसंट्रेशन पूछा है? कंसंट्रेशन पूछा है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो बताओ, मोल तो कांस्टेंट रह गया, लेकिन तुम वॉल्यूम को क्या कर चुके हो, प्रेशर को बढ़ाने के चक्कर में वॉल्यूम को घटा चुके हो। तो भाई जब वॉल्यूम ही घट गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कंसंट्रेशन किसी एक का बढ़ेगा क्या, ये भी उतना ही वॉल्यूम में होगा, ये भी उतना ही वॉल्यूम में होगा, ये भी उतना ही वॉल्यूम में होगा, ये भी उतना ही वॉल्यूम में होगा। तो ओवरऑल सारे सब्सटेंस का, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, इस चक्कर में मत पड़ना रिएक्शन इधर जा रहा हो इधर आ रहा है। कंसंट्रेशन जब पूछे तो हमेशा तुमको इसी तरीके से करना है, वो डायरेक्शन बताता, समझ रहे हो, डायरेक्शन बताता। और डायरेक्शन इधर से इधर जाने पे मोल में चेंजिंग हो सकता है, समझ में आ रहा? कंसंट्रेशन तो वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मोल में चेंज नहीं हुआ, चलो ठीक है, लेकिन वॉल्यूम तो घटा दिए ना तुम। पहले रिएक्शन अभी 10 लीटर के कंटेनर में हो रहा था, अब तुम इसको उठा के 5 लीटर के कंटेनर में कर दियो। तो 10 लीटर के कंटेनर में इसका जितना कंसंट्रेशन होगा उतना 5 में हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम को तुम घटा दिए प्रेशर को बढ़ाने के चक्कर में, मोल कांस्टेंट ही रह गया। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, घट जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा। ये वॉल्यूम घटा तो ये बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर सही क्या होना चाहिए बताओ, दोनों बढ़ना चाहिए। ठीक है, एक चीज ऐसे दिमाग में बैठा लो, जनरली ऐसा ही होता है, ये फैक्ट है, इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। ये हर हमेशा जब कंसंट्रेशन वाला सवाल आए ना तो ऐसे ही करना, वॉल्यूम अगर चेंज हुआ ना तो हर एक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा।
ठीक है। हाँ, डायरेक्शन भले चेंज हो सकता है, यहाँ चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डेल्टा एन जी 0 था। अगर किसी में मोल इधर उधर होता तो रिएक्शन इधर से उधर जरूर गया होता, लेकिन ओवरऑल मोल में उतना ज्यादा चेंज नहीं होता जितना ज्यादा वॉल्यूम चेंज करोगे। तो मोल के रिस्पेक्ट में हम लोग बहुत कम देखते हैं। मान लो मोल इधर उधर हो भी गा थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा से चेंज हो जाता है। तो वॉल्यूम चेंज होगा तो ये डायरेक्टली इसी से दोनों को रिलेट कर देना है। समझ में बात आया वो क्या? और इसी के साथ तुम्हारा 102 का 2 तो नहीं था ना, शायद उसके बाद 103 4 है क्या, उसके बाद 103 है। कौन सा है? 103 है। 103 तो बहुत आसान है। 103 में क्या लफड़ा लगा भाई तुम लोग को? मिटा दो इसको, ऐसा कर लेगा ना सवाल, इसमें बच्चा तो नहीं खाएगा। डायरेक्शन चेंज होना अलग बात है, सब्सटेंस का कंसंट्रेशन चेंज होना अलग बात है। समझ गए? ये वाली चीज तो बन जानी चाहिए थी, ये वाला चीज तो बन जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं बना? रिएक्शन के बारे में बता ही दिया, ये कैसा है, ये एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक तुमसे क्या कह रहा है? देखो, किस कंडीशन में ओजोन स्टेबल होगा? ओजोन ये रहा, स्टेबिलिटी का सवाल बनाए थे, जिसको स्टेबल करना मतलब रिएक्शन उसी के तरफ होना चाहिए। मतलब ये रिएक्शन प्रोडक्ट साइड तुम ले जाना चाहोगे या रिएक्टेंट साइड ही रखना चाहोगे? रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड रखना। तो दिमाग लगाओ, जो नीचे कंडीशन दिया हुआ कि किस कंडीशन में रिएक्शन ज्यादा बैकवर्ड साइड रहेगा, फॉरवर्ड का एक्सटेंट कम होना चाहिए। तो जैसे ही देखे हीट, तो हम पहले सोचेंगे कि अगर हम हाई टेम्परेचर रखें ना, तो टेम्परेचर अगर हाई रखेंगे तो हीट बढ़ जाएगा, और हीट बढ़ेगा तो इधर ही इसको दबा के रखेगा, कहेगा तू फॉरवर्ड तरफ मत आ। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हाई टेम्परेचर होना ही चाहिए। तो देखो हाई टेम्परेचर किस किस में भाई? 2 गो में है, ए और बी में है, ये सॉरी बी और डी में है। ठीक है, तो बी और डी में से कोई आंसर होगा। अब प्रेशर जज करना है, तो हम कहीं प्रेशर देखते हैं क्या होगा। हमको इधर ही रखना है, मतलब कम मोल की तरफ रखना। तो अगर मोल कम रखना है, इसका मतलब प्रेशर को हम लोग बढ़ा देते हैं। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल घट जाएगा, घट जाएगा मतलब मोल घट जाएगा। तो पूरा रिएक्शन उस तरफ जाने लगेगा जिस तरफ जाने से इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल घटने लगे। तो इसका मतलब ये इधर आएगा, टोटल मोल इसका इक्विलिब्रियम पे घटने लगेगा, तो ये इधर जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इसका आंसर भी होना चाहिए। देख लो आंसर भी फटाफट। कोई आंसर चेक करे, कंफर्म करे। यस सर, बी है। ठीक है, अब देखो 104 वाला सवाल भी यही है जो अभी हम लोग 101 में किया, वो उसका कर लोगे क्या? यस सर। सर हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ भी देखो कंसंट्रेशन ही पूछा है। हाँ, यहाँ पे रिएक्शन जरूर मूव किया हुआ, किस तरफ आया होगा? डायरेक्शन बता दो। इक्विलिब्रियम यहाँ शिफ्ट जरूर किया होगा, हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि रिएक्शन डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा। ये रिएक्शन बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ होगा। तो बताओ किस तरफ आया होगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड साइड आया होगा। तो अगर रूल से देखोगे तो क्या हो रहा होगा ना, यहाँ पे Cl2 का पहले से मोल थोड़ा घटा होगा, लेकिन मोल घटा है, लेकिन ओवरऑल, समझ रहे हो, ओवरऑल वॉल्यूम का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन हमेशा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम से रिलेट करना है। तो अगर कंसंट्रेशन देखना है तो वॉल्यूम, चूंकि यहाँ भी तुम घटा चुके हो शायद, हाँ, तो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन सारे सब्सटेंस का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका भी आंसर डी होगा, इसका भी आंसर डी होगा। डी होगा। क्लियर है? उसके बाद बता दो कौन सा है, शायद 106 है। 106 में देखो क्या कह रहा है, कार्बन का है डायमंड फॉर्म और कार्बन का है ग्रेफाइट फॉर्म। कार्बन का है डायमंड फॉर्म, कार्बन का है ग्रेफाइट फॉर्म। क्लियर? दोनों का डेंसिटी दे रखा है, इसका डेंसिटी दे रखा है 3.5, इसका डेंसिटी दे रखा है 2.3। अगर तुमको याद हो तो हम बोले थे कि अगर एलोट्रोपिक चेंज होगा, फेज चेंज होगा, और मान लो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा, मतलब फेज चेंज या एलोट्रोपिक चेंज जब भी होगा, तो तुम्हें क्या करना ना, सब्सटेंस का वॉल्यूम का आइडिया होना चाहिए।
कि कौन सा वॉल्यूम ज्यादा होता है, कौन सा सब्सटेंस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। जैसे देखो डायमंड है और ग्रेफाइट है, तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि सेम मास के लिए इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। जैसे मान लो हम लोग लिक्विड वाटर देखते हैं और आइस देखते हैं, तो ये हमें मालूम होता है। वो मालूम कैसे पता चलता है? डेंसिटी से ही पता चलता है। तो हम लोग डेंसिटी इसका तो याद रखते नहीं, वाटर का चलो याद रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन में इसका डेंसिटी दे दिया। अब सोचो डेंसिटी बराबर अगर मास बाय वॉल्यूम से देखें तो मास तो सेम ही होगा, ठीक है। तो अगर मास कांस्टेंट कर देते हैं, जितना ये उतना ही है, दोनों कार्बन कार्बन एक एक मोल ही है, तो मास तो कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। क्लियर? तो डायमंड का डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। बस हो गया, यही तो हमें पता करना होता है। अब देख लेते हैं क्या हो रहा है। कहता है कि अगर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना, क्या नहीं, कह रहा है क्या कि कौन ऐसा कंडीशन है जिसमें ग्रेफाइट ज्यादा बने। तो अब सोचो ग्रेफाइट बनाना है, इसका डेल्टा एच दिया है शायद -1.9 किलो जूल। अब देखो ग्रेफाइट बनाना है तो मतलब इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाने की कोशिश करोगे या बैकवर्ड की तरफ ले जाने की कोशिश करोगे? ग्रेफाइट बनाना तुमको फॉरवर्ड की तरफ। फॉरवर्ड की तरफ। तो पहले तो ध्यान हमारा यहाँ गया, रिएक्शन का नेचर बता, एक्सोथर्मिक है, मतलब इधर हीट जोड़ के सोचेंगे। अब ये हीट अगर पे कंडीशन बता दो क्या करें, ज्यादा रखें या कम रखें? टेम्परेचर ज्यादा रखें या कम रखें? टेम्परेचर कम कम रख- कम रखेंगे। कम रखना होगा। जब टेम्परेचर कम रखेंगे मतलब हीट कम हो जाएगा, और हीट कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड। समझ रहे हो? तो टेम्परेचर को कम मतलब लो, एक तो कंडीशन मिल गया। टेम्परेचर ऑप्शन में लो होना चाहिए। देखो लो टेम्परेचर कहाँ कहाँ लिखा है, डी में लिखा है, ए में लिखा है। अब प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर देखो पहला कह रहा है, ए में कह रहा प्रेशर को बढ़ाते हैं। अगर सोचते हैं कि अच्छा प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब मोल पे मत जाना, मोल पे तब जाते जहां गैसियस सब्सटेंस होता है, हमें वॉल्यूम से यहाँ डिसाइड करना होगा। समझ रहे हो क्या? तो सोचो जब प्रेशर बढ़ा दिए तो वॉल्यूम घट गया होगा, और वॉल्यूम घटेगा मतलब रिएक्शन उस तरफ जाने लगेगा जिस तरफ जाने से वॉल्यूम घटेगा। तो अब देखो इधर से इधर जाते तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन हाई प्रेशर कभी भी ग्रेफाइट को नहीं बना सकता। तो भी ऐसे तब क्या बच गया, लो प्रेशर। लो प्रेशर करेंगे तो वॉल्यूम को बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब डायमंड फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट में। तो डायमंड से ग्रेफाइट का कन्वर्जन किस कंडीशन में हुआ, टेम्परेचर भी लो रखना पड़ेगा, प्रेशर भी लो रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है ऐसा? और चौथा हो जाएगा क्या? ये सर डी होगा। उसका ना तो हो Yes, गया sir. डी। चलिए अब अगला है एक सुनो। अच्छा ये सवाल है थोड़ा ट्रिपल पॉइंट का, तो ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। देखो ट्रिपल पॉइंट का सीधा सीधा ये इतना कम से कम मतलब समझ लो मोटा मोटी कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जैसे फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट देखते हो, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर है? ये ऐसे 12th में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में सॉल्यूशन चैप्टर में। तो ट्रिपल पॉइंट जो होता है ना किसी भी सब्सटेंस का, देखो हर एक सब्सटेंस का, हम लोग गैसियस स्टेट में ये बात पढ़े थे कि हर एक सब्सटेंस का सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। डिपेंड करता है कंडीशन पे। समझ रहे हो? किस टेम्परेचर पे किस प्रेशर पे कोई वो सब्सटेंस सॉलिड में हो सकता है तो कोई लिक्विड में हो सकता है, वही सब्सटेंस कभी गैस में हो सकता है। मतलब हर एक सब्सटेंस का तीनों फेज एग्जिस्ट करता है। तो ट्रिपल पॉइंट उसे बोला गया है जहां पे सब्सटेंस का सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैसियस फेज तीनों प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कोई सब्सटेंस लिक्विड में भी प्रेजेंट है, सॉलिड में भी प्रेजेंट है और गैस में भी प्रेजेंट है। समझ में बात आ रहा क्या? तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, खैर फेज डायग्राम हमें उतना ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, ये फेज डायग्राम ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसा 3 लाइन खिंचाता है ट्रिपल पॉइंट पे। तुम यहाँ मोटा मोटी बस इतना समझ लो। कहता क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। 109 था, पूछे थे क्या?
अच्छा, ये तो वेपर प्रेशर का कहानी है। तो वेपर प्रेशर तो बताए थे सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये लिखे थे क्या कहीं? अच्छा, 109 वो सवाल नहीं, 110 का वो सवाल है शायद, है ना? 109 तुम लोग का नहीं है शायद सर। 100। हाँ वही तो, ऐसे 109 का आंसर सिर्फ ए होना चाहिए क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर डिपेंड करता है। ये 12th में ही पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। हाँ 110 में तुम्हारा वाला सवाल है ना, ट्रिपल पॉइंट वाला 110 में 109 पढ़ने लगे थे। यहाँ देखो क्या कर रहा है, द प्रेशर ऑन ए सैंपल ऑफ वाटर एट इट्स ट्रिपल पॉइंट। प्रेशर कहाँ पे कम करें? ट्रिपल पॉइंट पे कम करें, मतलब इस पॉइंट से प्रेशर को घटाएं। देखो जब प्रेशर को तुम घटाओगे तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए गैस बताओ? बंद करो। बढ़ना चाहिए। जब प्रेशर को घटाओगे तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अब सोचो तुम्हारे पास वाटर है, मतलब इसका सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी है, ठीक है। अब किसके बारे में पूछा, ध्यान से देखना। कहता है द प्रेशर ऑन ए सैंपल ऑफ वाटर एट इट्स ट्रिपल पॉइंट इज रिड्यूस while the temperature is held constant which phase changes are favored। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, ठीक है, और प्रेशर को जब तुम घटाओगे तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाए। चेंजेज ऐसा होगा जिसमें वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अब देखो मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर मेल्ट कर जाएगा या घट जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी चेंजेज ऐसा होना चाहिए जहां पे जिस चेंज में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, तो अभी ना बताए आइस और लिक्विड वाटर में किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो ये आइस धीरे धीरे अगर मेल्ट कर जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। समझ में बात आया क्या? नहीं समझे क्या? समझ गया हेलो, सर। मैं ये कह रहा हूं कि सर प्रेशर समझ गए, सर घटाते समझ हैं गए। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब हमको वो सारा चीज देखना जिस प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़े। तो हम कह रहे हैं क्या, पहला करा मेल्टिंग ऑफ आइस होगा, तो आइस मेल्ट करेगा भाई, तो आइस तो ज्यादा वॉल्यूम होता है, लिक्विड बन जाएगा तो कम वॉल्यूम हो जाए, तो इस प्रोसेस में तो वॉल्यूम घट गया, हमें चाहिए वॉल्यूम बढ़ने वाला प्रोसेस। दूसरा सब्लिमेशन ऑफ आइस। सब्लिमेशन ऑफ आइस का क्या मतलब है? आइस है अभी सॉलिड में, ये गैस में जाएगा, वेपर बनाएगा, तो ये तो ऑब्वियस है कि गैस का ज्यादा होगा, सॉलिड का कम होगा, तो ये प्रोसेस सही लगेगा। फिर देखो वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड भी अगर वेपर में जाएगा तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे यही दोनों चेंजेस होंगे। समझ में बात आ रहा क्या? तो पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाना चाहिए, मेरे समझ से डी आ जाएगा, देख लो। यस सर, डी है। हाँ तो बस हो गया, और क्या। ट्रिपल पॉइंट का ये मतलब है कि तीनों होता वहां पे, जब जैसा कंडीशन लगेगा तीनों। चलिए प्रेशर का ही इफेक्ट देखते हैं ट्रिपल पॉइंट पे, उसके बाद शायद तुम्हारा 111 भी है क्या? कहाँ गए पुरजी? यस सर 111 भी है। 111 भी है। चलो इसमें देखो क्या है ना, शायद ऐसा अभी हम लोग नहीं बताए थे, है ना इक्वेशन। वो इसलिए नहीं बताए ना क्योंकि ये वाला तो जरूर बताए, ये डायरेक्ट बता दिए थे, क्योंकि ये चीज जब हम लोग 12th में पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, वहां से आता है। ये वाला रिएक्शन तो जरूर बताया हुआ, देख लो 2.303 R 1/T1 - 1/E, ये वाला चीज बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर, बताए थे। यस। तो ये एक्चुअली कहाँ से आया उसका थोड़ा सा बैकअप नहीं किए थे, तो ये यहाँ से आता है लॉग के, ये एक एक्सप्रेशन होता है, आगे पढ़ेंगे, ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, e⁻∆H/RT, या थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लेंगे ΔH/RT, ये इक्वेशन होता है, इसी से ये चीज आता है। दो बार लगाते हैं उसके बाद माइनस कर देते हैं तो कट जाता है और ये सारा चीज बच जाता है, यही होता है इक्वेशन। अब अगर इसी इक्वेशन में तुम लॉग ले लोगे बेस ई वाला, तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग ए, ये इक्वेशन ध्यान रख लो अभी फिलहाल के लिए, थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेटेड होता है इसलिए यहाँ दे देता है ये कुछ चीजें। ΔH/RT हो जाएगा क्या, अगर बेस ई का लॉग लिए हैं तो देख लो, लॉग लेने सबको आता होगा, इस इक्वेशन को याद रख लो, इससे आगे भी सवाल होगा बहुत सारा। ये हो गया क्या? अगर तुम इसी को बेस 10 में चेंज कर दोगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, लॉग ए 2.303 से सब में भागा दे देंगे, ΔH/2.303 RT। समझ में आता है क्या? बेस ई से जब बेस 10 में जाते हैं ना
तो 2.303 मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ तो नहीं करेंगे, तो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, बेस 10 में ये इक्वेशन ऐसा और बेस ई में ये इक्वेशन ऐसा। मेन इक्वेशन ये होता है, इसी में लॉग लेके एक बार ये बना दिए। समझ में बात आया क्या? अब इसमें कह रहा क्या कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो बताइए ग्राफ क्या। देखो ग्राफ हमेशा किसके बीच खींचा हुआ मालूम है? ln के। इसी को तो ln बोलते हैं ना, इसी को कोई ऐसे लिख दे तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब देखो k यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तुम kc लिखो या kp लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ln kp बराबर ln a हो जाएगा माइनस डेल्टा h अपॉन RT। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर दें तो मेरे समझ से हम ऐसे अगर लिख दें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ln kp क्लियर है ये बात? क्या लग रहा है तुमको, इसका तुम लोग ग्राफ नहीं खींच सकते क्या? 1/t को x एक्सिस पे रखा है और यहाँ देखो स्लोप हो जाएगा ये, और ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये y एक्सिस पे हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इसका ग्राफ तो आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम लोग 1/t को x मानते हैं तो बात समझ रहे हो क्या? यस सर। और इसमें अगर हम गौर से देखें तो इसका स्लोप जो है वो है माइनस और डेल्टा h अपॉन r। अब देखो डेल्टा H जो है रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है कि डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है, डिपेंड करता है नेचर पे। देखो तो कहता है एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा? डेल्टा H नेगेटिव, और जब ये खुद नेगेटिव है, पहले से इसमें नेगेटिव लगा हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, आज तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ओवरऑल ln के वर्सेस 1/t एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, कर्व नहीं होगा, 1/t स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा चीज का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन कब? अगर एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक के लिए देखो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ तुमको कौन सा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? जल्दी बता, पॉजिटिव स्लोप का कौन सा लाइन होता है स्ट्रेट लाइन में? ऐसे ही तो जाएगा, तो सी हो जाएगा, आंसर खत्म। 112 बना लोगे क्या? यस सर बन जाएगा। 112 पे उसी था वो इंडोथर्मिक कर दिया। इंडोथर्मिक मतलब नेगेटिव स्लोप, तो इंडोथर्मिक मतलब ये प्लस ही रह जाएगा, तो प्लस माइनस बन जाएगा, तो ये सीधा इससे उतर जाएगा, नीचे आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये वाला कर्व तब होता ना जब यहाँ पे टी दिया हुआ रहता, समझ रहे हो? एक्सपोनेंशियल टाइप का जो कर्व है। खैर कर्व तो मैथ वाले लोग जानते होंगे, 1/t के बीच स्ट्रेट लाइन आएगा। और हम समझते हैं 112 अगर बना तो तुमसे 113 भी बन जाएगा। इसको लोग दो तरह से करते हैं, सोचते हैं कि ग्राफ पे देखो वैल्यू दिया हुआ तो कंपैरिजन करके डेल्टा एच निकालने लगता है, मैथ लगाने लगता है। मैथ होता है ना, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेने के बाद भी निकलने लगता है। और देखो ऐसे करके दिया हुआ ना, ये 2 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, तो अरे वाई एक्सिस पे देखो पॉइंट पता है, ठीक है। अब इससे वो सोचता कि हम स्लोप निकाल लें और डेल्टा एच का वैल्यू निकाल लें, तब उससे पता चलेगा कि डेल्टा एच प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। ग्राफ तो बनाओ भाई, डेल्टा एच से क्या लेना देना, स्लोप देखो ना, वैल्यू पूछता है डेल्टा एच का तब जरूर हम सॉल्व करते मैथमेटिक्स, लेकिन हमसे तो नेचर पूछा कि एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है, तो हम सीधा सीधा अभी तो देखें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का स्लोप आता है नेगेटिव या पॉजिटिव, और इंडोथर्मिक का नेगेटिव। तो ये स्लोप देख के बताओ ना, ये स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव स्लोप हमेशा किसका होता है? एक्सोथर्मिक का होता है। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही रहा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? बोलो, क्लियर है? यस सर। हाँ, 114 वाला चीज अभी छोड़ देना है, क्योंकि ये देखो फिर थर्मोडायनेमिक्स का चीज है, डेल जी वाला। अभी थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़े नहीं है, तो इसको छोड़ ही देना। ऐसा तो क्लास में बताई भी नहीं है, तो आइडिया आ जाना चाहिए तुमको। 115 देखो सेम तरह से बना लोगे क्या? कौन सा ग्राफ होगा? अब रिएक्शन देखो CaCO3 है, हीटिंग है, CaCO3 को हीट किया, बताओ रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ कि इंडोथर्मिक हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग, जल्दी बता दो।
CaCO3 का हीटिंग, अरे हीट करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है? इंडो इंडो होगा ना, तो जो क्यों कोई बोल रहा था इंडोथर्मिक होता भाई, एनर्जी दे रहे हैं, रिक्वायर्ड है। इंडोथर्मिक। हाँ, तो इंडोथर्मिक का ग्राफ का भी स्लोप क्या बताए, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो कट बना दो, नेगेटिव, इंडो का नेगेटिव लिखा हुआ है, इंडो में ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बस खत्म। ये समझ क्या है सवाल, दम दशा थोड़ी। और कोई था क्या? एक और 119 लास्ट। इतिश्री देवाखंडे 7वां अध्याय समाप्त। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो फॉरवर्ड तरफ जाएगा, जिसका वैल्यू कम होगा वो बैकवर्ड तरफ आएगा। अब देख लो सबसे कम कौन सा वैल्यू है, क्योंकि नाइट्रोजन का करा कौन सा ऑक्साइड स्टेबल है, तो स्टेबल का मतलब वो प्रोडक्ट साइड जाना चाहेगा, रिएक्टेंट साइड ही रहना चाहेगा। रिएक्टेंट साइड रहेगा तभी ना स्टेबल रहेगा, और रिएक्टेंट साइड रहने का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होना चाहिए। तो देखो किस ऑक्साइड के इक्विलिब्रियम का कम है, पहले का कम है सबसे, 10 पे पावर 16 ही दिया हुआ वो। क्लियर है? ये सर ये हो जाएगा। तो बस हो गया, कहानी खत्म हो गया। तो इक्विलिब्रियम क्लियर? बोल दो। यस सर हो गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं सर हो गया। बाकी तुम लोग, हाँ आज की कहानी तो खत्म हो ही जाएगी, बाकी तुम लोग बॉन्डिंग बनाना शुरू करो जैसे जयसवाल से, बाकी उसको भी धीरे धीरे सलग लेने करो, ठीक है? यस सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।